नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर से आते हैं हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो सीक्वेंस को मिलाने में थोड़ी कठिनाई होगी, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपने किसी दोस्त से इस एडिशन को बदल लें या फिर इस एडिशन की फोटो स्टेट वगैरह करा लें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को हमने अपने यूट्यूब चैनल से लिंक किया हुआ है। हम जो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो की। आपको हमारा मेथड पता है, हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं। ये आपके सामने आज का पहला सेंटेंस है 291। ठीक है, शुरू कर लेते हैं इसको। देखिए, एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने। सेंटेंस में गलती ढूंढने से पहले इसको सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे। सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस की स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए हमने यहाँ से शुरू करना है। ये आपके सामने एक प्रोनाउन लिखा हुआ है और ये जो प्रोनाउन है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट तो आप इसको कह नहीं सकोगे क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लिखी। तो ऑब्जेक्ट भी इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखी जिसका ऑब्जेक्ट इसको कहा जा सकता हो। तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सब्जेक्ट ही है, इसीलिए सब्जेक्टिव केस में लिखा है, ठीक लिखा है। आगे लगी हुई है वेंट, एक मेन वर्ब है। अब ये जो मेन वर्ब है ये एक एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब है। हालांकि गो जो है वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है, लेकिन लिंकिंग वर्ब का मीनिंग और स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर ये एक फिजिकली एक्टिविटी को दिखा रहा है। गो का मतलब जाना, फिजिकल मूवमेंट से, फिजिकल मूवमेंट को रिफर कर रहा है। इसका मतलब वेंट यहाँ पर एक एक्शन वर्ब की तरह यूज हो रही है और एक्शन वर्ब है तो उसमें भी ये क्या है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होने की वजह से इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा मिलेगा। अगर कोई नाउन प्रोनाउन होने लगाना भी है तो हमें टू प्रीपोजिशन लगाकर लिखना पड़ता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा मिलेगा, कोई ऑब्जेक्ट लिखा भी नहीं है। ठीक है, देयर क्या है, देयर एक एडवर्ब है। देखिए देखिए, ये जो देयर है ये प्रोनाउन भी हो जाता है और एडवर्ब भी हो जाता है। तो यहाँ पर तो ये एडवर्ब के फंक्शन में है, एडवर्ब फॉर प्लेस। ये जो वर्ब हमने लगाई है वेंट, इसके प्लेस को रिफर करने के लिए, इसके प्लेस को बताने के लिए हमने यहाँ पर देयर लगाया, तो ये हो गया एडवर्ब प्लेस। आगे लिखा हुआ है विद अ व्यू टू, इसको एक साथ पढ़ेंगे। ये एक मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन है, मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन। एक या दो प्रीपोजिशन को लेकर, एक नाउन को लेकर हम मल्टीवर्ड प्रीपोजिशन बनाते हैं किसी स्पेसिफिक मीनिंग या किसी स्पेसिफिक फंक्शन को कन्वे करने के लिए। विद अ व्यू टू का मतलब है, विद अ व्यू टू का मतलब है विद द होप, एम और इंटेंशन ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, विद अ व्यू टू का मतलब है विद अ व्यू टू। देखिए, विद प्रीपोजिशन ने इस व्यू को जोड़ दिया अपने ऑब्जेक्ट के रूप में। अब ये टू प्रीपोजिशन लगाई गई है आगे फर्दर एक ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। अब ये टू प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, जो निश्चित तौर पर ये एक नाउन होगा। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, आगे लिखा हुआ है वर्ड एक सर्वे। अभी जो सर्वे वर्ड है ये नाउन भी हो जाता है, वर्ब भी हो जाता है। तो अगर हम इसको नाउन कंसीडर करें तो प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है। लेकिन फिर इस नाउन फ्रेज को कैसे जोड़ा आपने? ये जो नाउन फ्रेज है, प्रोसीजर नाउन हो गया, एंटायर एडजेक्टिव हो गया और ये आर्टिकल हो गया। ये जो नाउन फ्रेज है इसको जोड़ा कैसे आपने? आप देखिए, समझिए कि हमारे पास अब दो तरह के इंटरप्रिटेशन है कि या तो सर्वे को नाउन मान लें या सर्वे को वर्ब मान लें। सर्वे को अगर हम नाउन मान लेते हैं तो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो हमें मिल गया नाउन के रूप में, लेकिन फिर इस नाउन फ्रेज को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लिखनी पड़ती है हमें। वो प्रीपोजिशन यहाँ पर कहीं पर लिखी हुई नहीं है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप इसे नाउन ना मान के वर्ब कंसीडर करेंगे। सर्वे अगर वर्ब है तो वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद उसने क्या ले लिया, अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। अब चूंकि सर्वे एक वर्ब है तो इस प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट, जो कि निश्चित तौर पर एक नाउन होगा। हमने लिख रखी है वर्ब, तो इस वर्ब को नाउन बनाएंगे और वर्ब को नाउन बनाने के लिए इसको जीरेंट बना दो, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि सर्वे नहीं, यहाँ पर सर्वेइंग कर दो। ठीक है, ये आपकी गलती हो गई, ये आपकी एरर हो गई।
इस तरह से चीज़ों को सही करते हुए चलना है। 291 हो गया आपका, 292 पर चल लेते हैं। 292 क्या लिखा हुआ आपके सामने, इट हैड लेड इन द क्लोजेट फॉर ए वीक बिफोर वी फाउंड इट। शुरू कर लेते हैं, उसी तरह से हमें सेंटेंस को करना है, पहले वर्ड से स्टार्ट करके उसको इंटरप्रेट करते हुए जाना है और हर वर्ड के फंक्शन को देखना है और उस फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, ये सारी चीज़ें निर्धारित करनी है। इट यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो कि निश्चित तौर पर ही सब्जेक्ट के फंक्शन में होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहने के लिए इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लगी है, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है। कॉम्प्लीमेंट भी आप इसको नहीं कह सकते क्योंकि लिंकिंग वर्ब इससे पहले कोई नहीं है। हैड यहाँ पर निश्चित तौर पर यह हेल्पिंग वर्ब कंसीडर की जाएगी क्योंकि हमें लगी हुई दिख रही है मेन वर्ब, और यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट को यूज किया जा रहा है। ठीक है, वो तो चलो टेंस वगैरह भी देख लेंगे, पहले इस ले वर्ब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो लेड वर्ब लगी है क्या है। देखिए, एक वर्ब होती है आपके पास लाई, और लाई का मतलब होता है पड़े रहना। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले, थर्ड फॉर्म होती है लेन, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी लाइंग। ये सेकंड, ये थर्ड, ये आईएनजी। एक वर्ब होती है आपकी ले, सेकंड फॉर्म होती है इसकी लेड, थर्ड फॉर्म होती है इसकी लेड, और आईएनजी फॉर्म हो गई इसकी लेइंग। अब ये जो ले वर्ब होती है इसका मतलब होता है रखना। अब रखोगे तो किस चीज को तो रखोगे, तो जिस चीज को रखोगे उस पे इसका इफेक्ट ट्रांसफर होगा। इट मीन्स ये कंसीडर की जाती है ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद आ जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। ये जो लाइव वर्ब है ये इसका मतलब है पड़े रहना। अब कोई चीज पड़ी हुई है तो खुद ही तो पड़ी हुई है, उसका इफेक्ट तो किसी पे ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो जब इफेक्ट किसी पे ट्रांसफर नहीं हो रहा तो इस वर्ब को कंसीडर किया जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। अब आपके सामने जो सेंटेंस में गलती दी है वो यही गलती दी है। आपके सामने ले की ये जो वर्ब है ले, जिसको हमने ट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर करना है, इस ट्रांजिटिव वर्ब की ले की थर्ड फॉर्म दे रखी है। अब चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, इसी वजह से गलत हो गई। अब इसको सही करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो उसको पैसिव स्ट्रक्चर में ले जाओ। मैंने कल भी ये बात समझाई थी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर उसका ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा तो इट मीन्स उसको एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है इट मीन्स उसको पैसिव स्ट्रक्चर में होना चाहिए, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया होगा पैसिव स्ट्रक्चर में आते ही। तो अगर यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो इसको पैसिव फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको कर देना चाहिए हैड बीन लेड। ये हो जाएगा इसका हैड बीन लेड, और ये बिल्कुल सही है। अब देखो, चूंकि फॉर प्रीपोजिशन के साथ एक ड्यूरेशन भी लिखी गई है फॉर ए वीक, तो इसको आप हैड बीन बीइंग लेड भी कर सकते थे। यहाँ पर आपने ऊपर पास्ट परफेक्ट लगाया, नीचे आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा दिया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है, मैं अभी बताऊंगा जब मैं पूरे सेंटेंस को इंटरप्रेट करूंगा, लेकिन ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। पास्ट परफेक्ट में बनाना उसको और वो भी पैसिव में कर देना, ये बिल्कुल सही है। ये भी सही कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दोनों ऑप्शन लिखे हुए आ जाए, हालांकि आएंगे नहीं, इतने क्लोज ऑप्शन आपको नहीं दिए जाते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो मैं इसको प्रीफर करूंगा, हैड बीन लेड को, ना कि हैड बीन बीइंग लेड को। और अभी ये बात बताऊंगा मैं क्यों उसको प्रीफर करूंगा। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया कि आपने ले जो कि ट्रांजिटिव वर्ब थी उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था और आपने देखा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपने दिमाग लगाया कि इसको पैसिव स्ट्रक्चर में कर दो, और पैसिव स्ट्रक्चर में फिर ये ऑब्जेक्ट जो रहा होगा इसका ये सब्जेक्ट बन गया होगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आप यहाँ पर वर्ब भी चेंज कर सकते हैं। आप ले की जगह लाइव वर्ब का यूज कर सकते हैं, और लाइव वर्ब तो इंट्रांजिटिव है, और चूंकि इंट्रांजिटिव है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा भी नहीं है, और लाई की थर्ड फॉर्म हो जाती है लेन। तो आप यहाँ पर हैड लेन करके भी इसको सही कर सकते थे। ठीक है, अब पैसिव तो इसका बनेगा ही नहीं। देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बना सकते हैं आपको, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता, और पैसिव बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो इसलिए पैसिव पॉसिबल नहीं है इंट्रांजिटिव वर्ब का। हाँ, प्रीपोजिशन वगैरह उठा के इधर उधर करके वो जुगाड़ होता है बस। तो कहने का मतलब है कि आप इसको
ले को हैड बीन लेड कर सकते थे, और अगर आपने वर्ब चेंज करनी है तो आप इसको इट हैड लेन भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हैड बीन लेन करना तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइव वर्ब है इंट्रांजिटिव है, पैसिव तो इसका बन ही नहीं पाएगा। तो इस ऑप्शन, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इस तरह से आ जाए तो इस ऑप्शन को काट देना। हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको बनाया जा सकता है। आप लिख सकते हैं हैड बीन लाइंग, ठीक है, ये सही हो जाएगा। क्या यहां पर हैड बीन लेइंग लिख सकते थे? हैड बीन लेइंग लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। फिर वही सिचुएशन आ गई आपके सामने, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं लिखा तो इसको पैसिव में बनाओ। तो आप क्या लिखोगे? हैड बीन बीइंग लेड, वही तो लिखा है मैंने ऊपर, ठीक है। ये दोनों पैसिव स्ट्रक्चर लिखी हुई है, ये पास्ट परफेक्ट में लिखी हुई है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखी हुई है। ये दोनों एक्टिव स्ट्रक्चर लिखी हुई है, ये पास्ट परफेक्ट में लिखी हुई है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखी हुई है, ठीक है। ये चार ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं, सुटेबल हो जाते हैं, लेकिन चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन ज्यादा सही है, दो ऑप्शन कम सही है, वो देख लेंगे चलो अभी, ठीक है। आगे के सेंटेंस को इंटरप्रेट करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? इन लगा हुआ है प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट द क्लोजेट। देखिए क्लोजेट क्या होता है? क्लोजेट एक स्मॉल रूम होता है चीजों को स्टोर करने के लिए, स्पेशली क्लॉथ को स्टोर करने के लिए। मैंने यहाँ पर फोटो लगाए हुए हैं, इसको हटाना पड़ेगा पहले ताकि आपको सही से दिखे। ये किसी रिच पर्सन का क्लोजेट है, ये एक रूम है, यहाँ पर उसने अपने सारे कपड़ों को रखा हुआ है, जूतों वगैरह को रखा हुआ है, इसको क्लोजेट बोला जाता है। ये किसी मिडिल क्लास पर्सन का क्लोजेट है, ये एक रूम है, और इस रूम में ये इस तरह से एक अलमारी यहाँ पर बनाई हुई है, सारे कपड़े रखे हुए हैं, बैग और जूते वगैरह रखे हुए हैं, इसको क्लोजेट बोला जाता है, ठीक है। वापस आते हैं अपने सेंटेंस पर। क्या लिखा हुआ है? इन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया था क्लोजेट। फॉर, फिर से एक प्रीपोजिशन लग गया, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया अ वीक। एक ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए हमने फॉर प्रीपोजिशन को लगा दिया। अब देखो हमने मैंने यहाँ पर चार ऑप्शन सही किए थे, मैं चार ऑप्शन सही ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है, 3 4। एक में हमने क्या किया था? लेड वर्ब को पैसिव कर दिया था, यानी कि हैड बीन लेड मैंने लिख दिया था। फिर मैंने इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना दिया था, क्योंकि अगर ड्यूरेशन दी है तो आप परफेक्ट में ही बना सकते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। यू आर फ्री टू यूज बोथ, हैड बीन बीइंग लेड, यही तो किया था, है ना। और दोनों पैसिव स्ट्रक्चर है, लेड वर्ब का अगर यूज कर रहे हैं तो दोनों ही हमें पैसिव स्ट्रक्चर हमें यूज करनी पड़ेगी। पैसिव स्ट्रक्चर इसलिए यूज करनी पड़ रही है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो पैसिव में बना दिया हमने। और अगर हम पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो हमें वर्ब को रिप्लेस करना पड़ेगा, हमें यूज करनी पड़ेगी हैड लेन वर्ब या फिर हैड बीन लाइन, कोई सी भी यूज कर लो, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट में हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिए आगे के सेंटेंस को इंटरप्रेट करेंगे तो इनमें से चारों ऑप्शन ठीक है, मैं कह रहा हूँ चारों ऑप्शन, चारों में से कोई भी ऑप्शन यूज किया जा सकता है और आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता था, लेकिन चारों में से दो ज्यादा सही है, वो मैं अभी बता देता हूँ क्यों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर कंजंक्शन, और बिफोर कंजंक्शन एक टाइम कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, टाइम कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और आगे उसके बाद एक क्लोज लिखी हुई है, जो क्लोज एक पॉइंट ऑफ टाइम को, पास्ट के किसी पॉइंट को बता रही है। कैसे बता रही है? हमने यूज किया वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का एक्शन पास्ट में किसी पॉइंट पर हुआ होगा। अब अगर हम टाइम लाइन ड्रॉ करें, ये हमारी टाइम लाइन है और ये वो पॉइंट है रिपोर्ट टाइम जिस पर हम इस सेंटेंस को रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी से कह रहे हैं या हमने कहीं पर लिखा है। बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम है, यही एक पॉइंट प्रेजेंट का होता है, इससे पहले सारा पास्ट, इसके बाद सारा फ्यूचर होता है। तो ये बी फाउंड इट वाला एक्शन कहाँ हुआ होगा? पास्ट के किसी पॉइंट पर ये हुआ होगा। तो चलो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर ये हुआ होगा, बी फाउंड इट, जिस इट यहाँ पर जिस इट का जिक्र यहाँ पर हुआ है उसी इट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। तो वी फाउंड इट वाला एक्शन यहाँ पर हुआ होगा। अब इस पॉइंट से बिफोर की बात हो रही है, अब इस पॉइंट से बिफोर की बात हो रही है, तो इस बिफोर के इस पॉइंट से पहले का जितना भी ये पीरियड हो गया फॉर अ वीक, ठीक है, ये जितना भी पीरियड हो गया ये सारा का सारा पास्ट परफेक्ट में आ गया। हाँ,
हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तब प्रीफर करते हैं जब हम इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? पास्ट तो चलो टेंस हो गया, परफेक्ट का मतलब कि एक पार्शियल कंप्लीशन हो गया हो, और कंटिन्यूअस का मतलब जिस पॉइंट पर ये वाला एक्शन हुआ वी फाउंड इट वाला, उस पॉइंट पर भी ये गोइंग ऑन था। एक्चुअली बिफोर कंजंक्शन में उस तरह का कोई मीनिंग है नहीं, हालांकि हम चाहे तो वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर नहीं होगी, सुटेबल स्ट्रक्चर नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर लिखा होता व्हेन, अगर यहाँ पर व्हेन लिखा होता ना, तब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सही हो जाता, बराबर सही हो जाता। सही अभी भी है बिफोर के साथ भी, लेकिन बिफोर रिफर करता है इस पॉइंट से पहले के टाइम पीरियड को, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हम बना रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर भी एक्शन गोइंग ऑन था और इतने का पार्शियल कंप्लीशन हो गया था, और बिफोर रिफर कर रहा है इस पॉइंट से पहले के टाइम पीरियड को। तो इस वजह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना बिफोर के साथ बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है। यूज कर सकते हैं आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर में, ये कोई बहुत बड़ी गलती भी नहीं होगी, लेकिन अगर शब्दों के मीनिंग के साथ हम स्ट्रिक्ट रहें और ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम स्ट्रिक्ट रहें, तो आपको एक क्लियर पता चलेगा कि बिफोर रिफर कर रहा है इस पॉइंट से, वी फाउंड इट पॉइंट से पहले के टाइम पीरियड को, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हम किसी एक्टिविटी को दिखा रहे हैं, किसी एक्शन को दिखा रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड का पार्शियल कंप्लीशन दिखा रहे हैं, एक वीक का, और इस पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखा रहे हैं। और जबकि बिफोर जो है रिफर कर रहा है इस पॉइंट से पहले के टाइम पीरियड को, यानी कि इस पॉइंट को तो वो एक्सक्लूड कर रहा है। तो बिफोर के द्वारा जिस पॉइंट को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के द्वारा, परफेक्ट कंटिन्यूअस के द्वारा उस पॉइंट को हम इंक्लूड कर दे रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत बड़ी गलती नहीं है, ग्रामेरियन इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बिफोर की जगह व्हेन लगा होता तो कहानी बदल जाती, तो फिर चारों बराबर ठीक थे। तो मैं कौन से वाले को ज्यादा प्रीफरेंस दूंगा? अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में लिखे हुए आ जाए मेरे सामने, तो मैं प्रीफरेंस दूंगा पास्ट परफेक्ट को। ये 2 बार सही, ये वाला भी 2 बार सही, ये 1 बार सही, ये 1 बार सही। ठीक है, ठीक ये भी है, लेकिन वो ज्यादा ठीक है। ये हो गया आपका 292। आगे चल लेते हैं, ये आपके क्लोजेट हो गए। 293 आपके सामने लिखा हुआ है, ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस। ही देखिए यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, जो कि निश्चित तौर पर ये आप सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। वाज प्रेजेंट, ये लगी हुई है यहाँ पर मेन वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट जो है एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और मेन वर्ब है, बी की फॉर्म है, तो ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद लिखा रहेगा कॉम्प्लीमेंट। ये लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट लगाया गया है इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ही वॉज प्रेजेंट, इन लग गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लग गया उसका ऑब्जेक्ट द कोर्ट। कोर्ट हो गया नाउन, द हो गया उसके लिए आर्टिकल, किसी स्पेसिफिक कोर्ट की बात की जा रही है। अब ये क्या लग गया? इन द कोर्ट, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, कि बी वाली जो स्टेट, बी ने जो इस स्टेट बताई वो कहाँ बताई? टू गिव विटनेस, यहाँ पर टू गिव यानी कि 2 + V1, ये इन्फिनेटिव लग गया। अब ये जो इन्फिनेटिव होते हैं ये नाउन की भूमिका में होते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब के, इन तीनों के फंक्शन में आ सकते हैं। नाउन तो आप इसको कह नहीं सकोगे, क्योंकि अगर नाउन होता तो निश्चित तौर पर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह इसको जस्टिफाई करना पड़ता, कर नहीं पाओगे। सब्जेक्ट भी ये नहीं बन पाएगा, ऑब्जेक्ट भी ये नहीं बनना, इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लिखी, और कॉम्प्लीमेंट भी इसको नहीं कह सकते, इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लिखी, तो ये तो है नहीं। एडजेक्टिव भी आप इसको नहीं कह सकते। अगर एडजेक्टिव है कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज, तो वो निश्चित तौर पर किसी नाउन के लिए आई होगी। कहाँ है, कहाँ लिखा है वो नाउन? कोई नाउन यहाँ पर लिखा नहीं है। कोर्ट एक नाउन लिखा है, तो कोर्ट तो विटनेस देगा नहीं, कोर्ट तो गिव करेगा नहीं। ही वहां पर एक प्रोनाउन लिखा हुआ है, उसके लिए भी वो नहीं आया है। एक्चुअली में ये एडवर्ब है, और ये एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ रीजन। जब इन्फिनेटिव एडवर्ब होता है तो एडवर्ब ऑफ रीजन या एडवर्ब पर्पस होता है। ये रीजन बताता है, पर्पस बताता है इस मेन वर्ब का, ये मेन वर्ब क्यों हुई, और ये होता है वाई का रिप्लाई। ठीक है, इतनी बातें मैं पिछले लेक्चर में भी दोहरा चुका हूं। अब देखिए, जो इन्फिनेटिव है ये है तो एक नॉन फाइनाइट वर्ब। जब वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें चेक किया तो हमने पाया कि ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लिखा भी है, एक ऑब्जेक्ट एक नाउन लिखा है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो लिखा है, सिंटैक्टिकली तो सही है, लेकिन सिमेंटिकली सेंटेंस को गलत कर दिया गया। ये ऑब्जेक्ट, ये जो नाउन लिखा है, इस नाउन को गलत लिखकर। विटनेस का मतलब कुछ और होता है, और उसको गिव नहीं किया जा सकता। विटनेस एक पर्सन होता है, मैं यहां पर लिखवा देता हूं। विटनेस का मतलब होता है
a person who observe a incident, especially criminal। किसी ऐसे पर्सन ने कोई इंसिडेंट देख लिया हो जो कि कोई क्रिमिनल इवेंट हो, कोई क्रिमिनल इंसिडेंट हो, तो उसको विटनेस कहा जाता है। ठीक है, उस विटनेस को लाया जाता है कोर्ट में चीज़ों को बताने के लिए कि आपने क्या देखा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो कोर्ट में था विटनेस देने के लिए, नहीं, वो कोर्ट में एविडेंस देने के लिए हो सकता है। ठीक है, वो कोर्ट में एविडेंस देने के लिए हो सकता है। एविडेंस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और ये एविडेंस एज ए विटनेस भी यूज कर सकते हैं, एज अ विटनेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं कि उसने कोई स्टेटमेंट देना था कोर्ट में इसलिए वो आया था। ओके, तो यहाँ पर विटनेस एक गलत वर्ड का यूज हुआ है, यहीं पर ये एरर है। 293 का हो गया थर्ड। आगे चल लेते हैं 294। He laughed on her as, यहां पर दा नहीं होगा, यहां पर ही होगा लिखा हुआ। ठीक है, ये प्रिंटिंग, ये टाइपिंग एरर हो गई। He laughed on her as he fell off the tree। ही हो गया यहाँ पर प्रोनाउन और ये सब्जेक्ट है। लाव्ड हो गई यहाँ पर मेन वर्ब, एक्शन नेचर की वर्ब है लेकिन इंट्रांजिटिव एक्शन है। इंट्रांजिटिव है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता नहीं है। अब इसके बाद ऑन प्रीपोजिशन नहीं आती, एट प्रीपोजिशन आती है। एट प्रीपोजिशन लगाई जाती है किसी टारगेटेड पॉइंट को रिफर करने के लिए। देखिए, लाफ एट, थ्रो एट, स्टेयर एट, गेज एट, शूट एट, एम एट, etc। और भी इस तरह की वर्ब हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि इन सारी वर्ब्स के साथ, इन सारी वर्ब्स के बाद ये जो एट प्रीपोजिशन लगाई जाती है, ये लगाई जाती है टारगेटेड पॉइंट को रिफर करने के लिए। टारगेटेड पॉइंट को रिफर करने के लिए आपने कुछ थ्रो किया तो किसी पॉइंट को टारगेट करके थ्रो किया। आप स्टेयर कर रहे हैं तो किसी पॉइंट को टारगेट करके स्टेयर कर रहे हैं, तो उस टारगेटेड पॉइंट को रिफर करने के लिए हम एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। और एट प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट, एज लग गया यहाँ पर एक कंजंक्शन, और ये कंजंक्शन का मतलब हो गया बिकॉज। ये एज जो है, देखिए एज कंजंक्शन होता है तो एक तो ये बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है। ठीक है, दूसरा ये सिमिलर मैनर को भी रिफर कर देता है, सिमिलर मैनर। तीसरा ये टाइम कंजंक्शन भी हो सकता है, टाइम कंजंक्शन की तरह भी काम कर जाता है कि जिस टाइम पर ये हुआ वैसे ही उसी टाइम पर ये हुआ। हालांकि यहाँ पर ये बिकॉज कंजंक्शन रिफर कर रहा है, ये बता रहा है ये जो एक्टिविटी हुई है लाफ्ड वाली, ये इसके रीजन को बता रहा है। और यहाँ पर एज नहीं शी होना चाहिए, क्योंकि शी गिरी होगी ना ट्री से, शी ट्री से गिरी होगी तो वो उस पर हंसा है, तो यहाँ पर शी होना चाहिए था। ये टाइपिंग एरर हो गई। शी फेल ऑफ, फेल यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा है, ऑफ प्रीपोजिशन लगाया जाता है। ऑफ का मतलब होता है अवे फ्रॉम अ पॉइंट या पोजीशन। ऑफ का मतलब होता है अवे फ्रॉम अ पॉइंट और पोजीशन। अगर कोई पॉइंट है या कोई पोजीशन यहाँ पर है तो इससे दूर की बात की जाती है, अवे फ्रॉम है ना, डिस्टेंट फ्रॉम, इससे दूर की बात की जा रही है। तो एज सी फेल ऑफ द ट्री, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लग गया द ट्री। ट्री हो गया नाउन और द हो गया आर्टिकल। इस तरह से आपको ये सेंटेंस यहां पर ठीक करना था। ठीक है, फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल की सेकंड फॉर्म हमने यूज की है फेल। ये हो गया आपका 294। 295 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? दीज ऑल मैंगोज आर राइप। ठीक है, मैंगोज नाउन हो गया, ऑल भी एक डिटर्मिनर है और दीज भी एक डिटर्मिनर है। अब कहने की बात यह है कि एक नाउन के लिए 1, 2, 3, 4, 5 डिटर्मिनर भी आ सकते हैं।
लेकिन उनको लिखने का एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है कि किससे पहले क्या लिखा जाए। ये जो ऑल है ना, ये पहले लिखा जाता है, दीज बाद में लिखा जाता है ना। तो आप इसको लिखेंगे दीज ऑल नहीं, ऑल दीज मैंगोज। अब देखिए ये तो प्लूरल हो गया पूरा का पूरा, तो आर ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया आपका, पूरी नाउन फ्रेज क्या बनी, सब्जेक्ट बनी। आर हो गई यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, यानी कि मेन वर्ब है हमारी। और यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के बाद होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट, जो कि एडजेक्टिव की फॉर्म में लिखा हुआ है। राइप का मतलब रेडी टू यूज, यही तो हो गया। 295 में ये फर्स्ट ऑप्शन में आपकी गलती थी। ठीक है, ये हो गए आज के 5 सेंटेंस। इसी तरह से आपको चीज़ों को करना है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको बताने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।